सो हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सो चलिए गाइस, आज जो हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे कुछ और क्वेश्चंस हैं किसके, जीओसी के। और आज मैं आपको बता देता हूं, मैं आज आपको जीओसी फिनिश करा दूंगा कंप्लीट। आज आपका जीओसी जो चैप्टर है, जीओसी जो है चैप्टर, वो आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसमें देखिए स्टीरिक इनहिबिशन रेजोनेंस के ऑर्थो इफेक्ट के कुछ क्वेश्चंस, और स्टीरिक हिंड्रेंस, प्रोटिक सॉल्वेंट, एप्रोटिक सॉल्वेंट से क्या होता है, मतलब कि हमारी एसिडिटी डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है प्रोटिक सॉल्वेंट और एप्रोटिक सॉल्वेंट में, ठीक है ना। उसके बाद हम यहाँ पर क्या देखते हैं, कुछ और क्वेश्चंस आएंगे हमारे। उसके बाद यहाँ पर हमारे क्या होगा, कुछ और भी क्वेश्चंस हम करेंगे लास्ट में, ठीक है ना। कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी आपको क्या करना है, अभी जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं वो देखिए। इस लेक्चर में मैं असाइनमेंट के जितने भी क्वेश्चन है वो कंप्लीट करा दूंगा। असाइनमेंट के सभी क्वेश्चंस जो है मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। पूरी कोशिश रहेगी मेरी कंप्लीट कराने की, ठीक है ना, इस लेक्चर्स के अंदर, ठीक है ना। तो चलिए हमको अब ये जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो क्या है, उस क्वेश्चन को लिखिएगा आप, लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। द कंपाउंड्स दैट रिएक्ट विद एक्वस NaHCO3 टू रिलीज CO2 आर। हमने एक कंपाउंड है, कुछ कंपाउंड्स है हमारे सामने, उनको हमने एक्वस NaHCO3 के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराया और वहां से CO2 रिलीज हुआ। तो हमें एसिडिक ऑर्डर बताना है, कौन वहां पर सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। NaHCO3 बेस होता है और बेस के साथ एक स्ट्रॉन्ग एसिड, जो अच्छा एसिड होगा वो जल्दी से रिएक्ट कर जाएगा। NaHCO3 इज द स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है ना। इसके साथ क्या होगा, एक कोई भी अच्छा जो एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, वो जल्दी से रिएक्ट कर जाएगा। तो हमको ये बताना सबसे बेटर और सबसे अच्छा एसिड यहाँ पर कौन है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या करिए हमने, जैसे कि हमारे पास 4 कंपाउंड है। क्वेश्चन लिख लीजिए जो मैंने बताया है, द कंपाउंड दैट रिएक्ट विद NaHCO3 टू रिलीज CO2, ठीक है ना। उसके बाद कंपाउंड कौन कौन से ये लिख लीजिए। पैरा हाइड्रोक्सीफिनोल, ठीक है ना, पैरा हाइड्रोक्सीफिनोल है। और उसके बाद ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड को आप लिख लीजिए, बना लीजिए अपनी कॉपी में। सी क्या है गाइस, ठीक है। और उसके बाद क्या है भाई, डी क्या है, ये देखिए। तो आपके पास भाई ये कंपाउंड है, इन कंपाउंड को मैंने क्या किया है, इन सभी कंपाउंड को मैंने NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट कराया, और यहां से रिएक्ट कराने के बाद क्या निकला, जनरली यहां से CO2 रिलीज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने एसिडिटी बताना है, मोस्ट एसिडिक कंपाउंड्स। इनमें से जो मोस्ट एसिडिक कंपाउंड्स है ना, उनको बताना है, और वो भी टू मोस्ट एसिडिक 2 कंपाउंड्स। इनमें सबसे ज्यादा मोस्ट एसिडिक 2 कंपाउंड्स कौन से हैं, इनमें से सबसे ज्यादा मोस्ट एसिडिक 2 कंपाउंड्स कौन से, 2 ऐसे कंपाउंड जो कि सबसे ज्यादा एसिडिक हो, जो कि सबसे पहले रिएक्ट करे बेस के साथ और हमारा CO2 रिलीज करे। तो बताइए गाइस, देखिए क्या ये होगा मोस्ट एसिडिक। देखिए यहां से अगर एसिड निकलेगा, तो यहां से देखिए कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, पॉजिटिव R इफेक्ट शो कर रहा है, जिसके कारण यहां पर कंजुगेट जो बेस बना है, ये फिनोक्साइड आयन जो बना है, वो लेस क्या होगा, स्टेबल होगा। ये कंजुगेट बेस लेस स्टेबल होगा, मतलब कि ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। उसके बाद ये देखिए, यहां से अगर एसिड निकल रहा है, यहां पर अगर नेगेटिव चार्ज बन रहा है, तो ये नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन में है, किसके साथ, इसके साथ। और अगर यहां से निकलेगा एसिड, तो ये भी इसके साथ कंजुगेशन में है। अगर मान लीजिए यहां से ना निकल के यहां से प्रोटॉन निकल रहा है, तो ये भी इसके साथ इस टाइप से कंजुगेशन में होगा, इस टाइप से कंजुगेशन में।
इट मीन्स ये दोनों के दोनों प्रोटॉन ही, अगर कहीं से भी एसिड निकले, यहां से एसिड निकल रहा है, प्रोटॉन निकल रहा है, तो ये इसके साथ कंजुगेशन में होकर इसके साथ कंजुगेशन में है, मतलब रेजोनेंस हो रहा है कंप्लीट। और यहां से अगर प्रोटॉन निकल रहा है तो ये वाला नेगेटिव चार्ज भी इसके साथ रेजोनेंस करके कंजुगेशन कर रहा है, मतलब कि रेजोनेंस स्टेबलाइज है, मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। इट मींस जो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, जो जिसका नेगेटिव चार्ज हाईली स्टेबल होगा, जिसका कंजुगेट बेस स्टेबल होगा, वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इट मींस ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये तो नहीं है, इसमें मैंने मतलब कि मार्क लगा दिया, नहीं होगा, ये रॉन्ग है, लेकिन ये हो सकता है। उसके बाद और देखिए, क्या ये हो सकता है भाई, क्या ये हो सकता है, इसमें कहीं पर कंजुगेशन दिखाई दे रहा है आपको? देखिए अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये देखिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही यहां से प्रोटॉन निकलेगा ना, जैसे ही यहां से प्रोटॉन निकलेगा तो जो नेगेटिव चार्ज है वो आएगा नाइट्रोजन पे, और वो नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज वो इसके साथ कंजुगेशन में हो सकता है, वो जो नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज है वो इसके साथ कंजुगेशन में हो सकता है, इसके साथ कंजुगेशन में जा सकता है। एक ये हो सकता है, ये भी हो सकता है एसिडिक। उसके बाद देखिए एक ये वाला हो सकता है ये देखिए यहां से प्रोटॉन निकलेगा और ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ कंजुगेट करके और यहां पर ये नेगेटिव चार्ज फॉर्म करेगा, एक ये हो सकता है। अब देखिए ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, रीजन क्या है, क्योंकि इसमें दोनों के दोनों नेगेटिव चार्ज, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा, ये सेकंड नंबर पे आएगा, ये सेकंड नंबर पे, क्यों, रीजन बता देता हूं आपको, क्योंकि ये दो नेगेटिव चार्ज के लिए, टू नेगेटिव चार्ज के लिए, एक मिनट रुकिए, टू नेगेटिव चार्ज के लिए एक ही डबल बॉन्ड है, यहां पर टू नेगेटिव चार्ज के लिए एक ही डबल बॉन्ड है, रेजोनेंस करने के लिए, रेजोनेंस करने के लिए टू डबल बॉन्ड के लिए एक ही नेगेटिव चार्ज है, लेकिन खींचने वाले दो ग्रुप हैं, खींचने वाले कितने ग्रुप हैं, दो ग्रुप हैं, ये बता देता हूं आपको, ठीक है ना। तो एक ये वाला जो एसिडिक है ना, ये सबसे अच्छा एसिडिक होगा, एसिडिटी जो है सबसे अच्छी एसिडिटी होगी बी वाले की। उसके बाद देखिए इस वाले की भी एसिडिटी सबसे अच्छी होगी, इस वाले की भी एसिडिटी सबसे अच्छी होगी, क्योंकि यहां पर भी नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ रहा है और वो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा है इसके साथ, और वो ऑक्सीजन ये नेगेटिव चार्ज है, ये रेजोनेंस कर रहा है, कंजुगेट कर रहा है और रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है। लेकिन यहां पर भी नेगेटिव चार्ज और ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये भी कंजुगेशन कर रहा है, लेकिन एक तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे हो और एक नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे हो। स्टेबल हमेशा ऑक्सीजन वाला नेगेटिव चार्ज होता है, ना कि हमारा नाइट्रोजन वाला। तो यहां पर हमें क्या पूछा गया है, कोई भी ऐसे टू कंपाउंड्स बताइए जो कि एसिडिक हो, मोस्ट एसिडिक हो, जिनकी एसिडिटी बहुत अच्छी हो इन सभी में, ठीक है ना। तो ऐसे दो कंपाउंड हैं हमारे पास, एक तो ये है और एक ये है, ये वाला नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, एसिडिक तो है लेकिन नाइट्रोजन पे एसिडिक मतलब नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और उससे पहले हमारे जो ये दो कंपाउंड है इसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसीलिए ये ज्यादा क्या है, एसिडिक है, इनकी एसिडिटी ज्यादा होगी देन दिस और दिस। ओके, तो यहां पर हमारा आंसर क्या आएगा, यहां पर हमारा आंसर बी और डी आएगा, बी एंड डी, बी एंड डी इज मोस्ट एसिडिक, ठीक है ना, मोस्ट एसिडिक। तो यहां पर बी एंड डी क्या होगा, मोस्ट एसिडिक होगा। रीजन क्या है, बी एंड डी मोस्ट एसिडिक, मैं क्या बोल रहा हूं, जो बी एंड डी है उसका मोस्ट एसिडिक होने का, बी एंड डी मोस्ट एसिडिक होने का रीजन क्या है गाइज, जो हमारा बी एंड डी है उसका मोस्ट एसिडिक होने का रीजन क्या है, आप सभी को दिखाई दे रहा है, बी एंड डी क्यों है, क्योंकि यहां पर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हैं, ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। इसके बाद देखिए गाइस, इसके बाद और देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द करेक्ट स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप बिटवीन फॉलोइंग स्ट्रक्चर। हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, देखिए मैं जो बोल रहा हूं ना स्टेटमेंट, वो आप लिख लीजिए, वो नहीं लिखूंगा मैं, इतना टाइम मेरे पास नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी एट ए टाइम डिजिटल स्क्रीन नहीं है। अगर वो जब हमारे डिजिटल बोर्ड जब हमारे पास आएगा तो हम क्वेश्चन लिख के तैयार रखेंगे, लेकिन हमारे पास अभी ये बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड और व्हाइट चौक है, तो इसमें ही काम चला रहे हैं हम, ठीक है ना। तो मैं सारी चीज आपको लिख के नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको कंपाउंड्स लिखाऊंगा जो ऑप्शन में है, ठीक है ना, और डायरेक्ट आपको सोल्व आउट कराऊंगा वो क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा आप, हमको क्या देखना, करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द फ्लोइंग स्ट्रक्चर्स। तो हमारे पास स्ट्रक्चर्स क्या है, एक्स क्या है हमारे सामने, R2CH नाइट्रोजन, ये पॉजिटिव चार्ज, ये ओ नेगेटिव डबल बॉन्ड O, और Y क्या है भाई, R2CH बॉन्ड N पॉजिटिव
O नेगेटिव, Z क्या है गाइस, R2C डबल बॉन्ड, R2C डबल बॉन्ड OH O नेगेटिव। ठीक है, देख लिया। अब देखिए इसकी इनमें हमको स्टेटमेंट क्या क्या दी हुई है, हमको स्टेटमेंट क्या दी हुई है। सबसे पहली स्टेटमेंट सुनिएगा गाइस, X एंड Y आर टैटोमर्स एंड Z इज ए रेजोनेंस स्ट्रक्चर। क्या आपको दिखाई दे रहा है, X एंड Y आर टैटोमर्स, क्या कहीं पर भी आपको टैटोमराइजेशन दिखाई दे रहा है? देखिए X एंड Y आर रेजोनेंस, X एंड Y तो रेजोनेंस है। देखिए रेजोनेंस किस प्रकार है, जब ये यहां पर रेजोनेंस करेगा और यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा। X एंड Y आर रेजोनेंस, ये दोनों आपस में क्या है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। और इसने क्या बताया, इसने बताया X एंड Y आर टैटोमर्स, इट मींस ये स्टेटमेंट गलत है। और Z इसने बताया है, जो Z है वो रेजोनेंस है। दिस इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट। X and Y and Z, X, Y and Z are all are resonance। इसने कहा सभी के सभी स्ट्रक्चर रेजोनेंस है, दिस इज रॉन्ग। उसके बाद ये बोल रहा है X, Y, Z all are टैटोमर्स, दिस इज रॉन्ग, ये भी रॉन्ग है। उसके बाद इसने जो डेफिनेशन दी, स्टेटमेंट दी, वो दी X and Y are resonance, Z is टैटोमर्स। तो देखिए X and Y तो रेजोनेंस है, बिल्कुल है, और Z इसने कहा टैटोमर्स है। तो कैसे है भाई टैटोमर्स, ये देख लीजिए, ये टैटोमर्स ही होगा, साफ सी बात है। ये देखिए ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये यहां पर जाएंगे कंजुगेट करेंगे और यहां पर जाएंगे, फिर उसके बाद क्या आएगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा कार्बन पे, ये नाइट्रोजन पे तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा ही, और यहां पर जो ये पॉजिटिविटी क्रिएट हुई है इसको क्या स्टेबलाइज कौन कर देगा, हाइड्रोजन स्टेबलाइज कर देगा। इस हाइड्रोजन को कौन ले लेगा, ये नेगेटिव चार्ज, और यहां पर क्या बन जाएगा, ये CH2R2, एक मिनट रुकिएगा, R2CH बॉन्ड N पॉजिटिव डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव। तो दिस इज कॉल्ड एज द रेजोनेंस, दिस इज कॉल्ड एज द टैटोमर्स। ठीक है, टैटोमराइजेशन, जिसको हम टैटोमराइजेशन बोलते हैं। तो ये जो इफेक्ट होता है ना, ये जो रिएक्शन होती है, इसको हम टैटोमराइजेशन बोलते हैं। इस रिएक्शन को हम जनरली टैटोमराइजेशन बोलते हैं, इस इफेक्ट को हम टैटोमराइजेशन बोलते हैं। देखिए किस प्रकार ये हाइड्रोजन था, जो ये हाइड्रोजन यहां पर आ गया, इस इफेक्ट को हम जनरली टैटोमराइजेशन बोलते हैं। ओके, यह अमाइन में भी होता है, अल्कोहल में भी, इन चीजों में भी होता है। जैसे कि हमने देखा ना, जो हमारा इनोल होता है कीटोइनोल टैटोमराइजेशन, क्या कीटोइनोल टैटोमराइजेशन, ये आपने देखा भी होगा, कीटोइनोल टैटोमराइजेशन जिसमें हम करते हैं, इनोल को हम किस चीज में चेंज कर देते हैं, कीटो में। ठीक है ना, तो ये आपने देखा भी होगा। ठीक है ना, ओके। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लिख लीजिए, जल्दी लिखिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी अमंग्स, एक मिनट रुकिएगा गाइस, द करेक्ट ऑर्डर एसिडिटी अमंग्स, द करेक्ट ऑर्डर एसिडिटी अमंग्स, मतलब कि एसिडिटी का हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है। ठीक है ना, हमें क्या करना है, हमें एसिडिटी का करेक्ट ऑर्डर बताना है। ये देखिए, ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, मतलब ये ऑप्शन है कुछ, ये देखिए, ये कुछ आपके सामने भाई ऑप्शन है। ये नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, जल्दी देख लीजिए गाइस। देख लिया ना देखिए ये चीज, अब देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा इसको, हमको करेक्ट ऑर्डर बताना है किस चीज का, एसिडिटी का। एसिडिटी का करेक्ट ऑर्डर यहां पे हमको डिफाइन करना है। तो आप जल्दी से देखिए, आप जल्दी से यहां पर एक चीज देखिए, हम करेक्ट ऑर्डर कैसे बताएंगे। देखिए एसिडिटी का, देखिए ये क्या है भाई, ये sp2 कार्बन, ये क्या है, ये जनरली क्या है, ये क्या है भाई, sp3 कार्बन, सॉरी sp2 नाइट्रोजन, ये क्या है sp3 नाइट्रोजन, ये क्या है sp3 नाइट्रोजन, और ये क्या है sp3 नाइट्रोजन,
ये क्या है, sp2 नाइट्रोजन, ये यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है ना। हमको यहां पर क्या बताना है, एसिडिटी बतानी है, एसिडिटी। अब आप एक चीज है, अब आप ये सोच रहे होगे कि sp2 नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, sp2 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3, बिल्कुल सही है। लेकिन एक चीज और देख लीजिएगा आप, कुछ और रूल भी देख लीजिएगा। 6 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग और 5 मेंबर्ड रिंग में ज्यादा छोटी कौन सी है, 5 मेंबर्ड रिंग। और 5 मेंबर्ड रिंग के लगे हुए कार्बन या कोई भी एटम हो वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करेंगे, क्योंकि उसका एंगल कम होता है। और जिसका एंगल रिंग का अंदर का एंगल कम होगा, जिसमें उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उनके एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी 6 मेंबर्ड रिंग से। एक तो रीजन हो गया ये, एक तो रीजन हो गया ये। और दूसरा रीजन और सुनिएगा, दूसरा रीजन हमारा होता है एरोमेटिसिटी। अगर कोई कंपाउंड, अगर कोई, जनरली हम इस रीजन को तो छोड़ सकते हैं sp3 वाले को, इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को, लेकिन एरोमेटिसिटी को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जहां पर एरोमेटिसिटी फॉर्म होगी ना, जैसे ही हाइड्रोजन निकले उसके जस्ट बाद एरोमेटिसिटी आ जाए, तो वो वाला हाइड्रोजन बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। याद रखिए आप इस चीज को, क्या बोल रहा हूं, अगर कहीं पर एरोमेटिसिटी आ रही है एक हाइड्रोजन निकल के, तो वो वाला हाइड्रोजन बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। और इन सभी कंपाउंड्स में एक ऐसा कंपाउंड बताइए जहां पर एक हाइड्रोजन के निकलने से एरोमेटिसिटी आ जाएगी। वो है ये वाला कंपाउंड, वो है ये वाला कंपाउंड। रीजन, जैसे ही यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा वैसे ही यहां पर क्या होगा, एरोमेटिसिटी फॉर्म हो जाएगी, एरोमेटिसिटी फॉर्म हो जाएगी। वैसे ही यहां पर क्या होगा, एरोमेटिसिटी फॉर्म हो जाएगी, ठीक है ना। वैसे ही यहां क्या होगा गाइस, एरोमेटिसिटी फॉर्म हो जाती है, ठीक है ना। ओके, देख सकते हो आप, जैसे ही यहां से क्या होगा, जैसे ही यहां से क्या होगा गाइस, जैसे ही यहां पे हाइड्रोजन निकलेगा वैसे यहां पे एरोमेटिसिटी फॉर्म होगी, इसीलिए ये वाला हाइड्रोजन बहुत ज्यादा एसिडिक होगा, बहुत ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा एसिडिक तो होगा, मैं बता देता हूं आपको, सेकंड, क्योंकि एक ऐसा यही कंपाउंड है जो कि एरोमेटिसिटी को फाउंड कराएगा, एरोमेटिसिटी को फाउंड कराएगा। उसके बाद देखिएगा गाइस, उसके बाद इसमें आ जाइए, क्योंकि ये तो sp3, इसमें आ जाइए sp2 वाले में। इस वाले कंपाउंड में मिथाइल लगा हुआ है, और मिथाइल जनरली क्या करता है, पॉजिटिव आई इफेक्ट, पॉजिटिव एच इफेक्ट को रिलीज करता है। अब जब पॉजिटिव एच और पॉजिटिव आई इफेक्ट लगेगा तो वो पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करता है। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज, ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो स्टेबल होगा, स्टेबल होगा, जिसके कारण ये हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक नहीं होगा। लेकिन यहां पर कोई भी ऐसा ग्रुप अटैच नहीं है, जिसके कारण इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो ये वाले हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है देन दिस, बिकॉज यहां पर मिथाइल ग्रुप इसको स्टेबलाइज कर रहा है, नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज को। लेकिन यहां पर नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए ये वाले प्रोटॉन ज्यादा क्या हो गए, एसिडिक। तो सेकंड नंबर पे क्या आएगा, फर्स्ट। उसके बाद आएगा थर्ड, ठीक है ना, उसके बाद आएगा थर्ड। रीजन क्या है, क्योंकि ये sp2 नाइट्रोजन है। उसके बाद आएगा फोर्थ, उसके बाद कौन सा आएगा भाई, फोर्थ आएगा, ठीक है ना। ओके, तो आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको आप कीजिएगा, जल्दी कीजिएगा गाइस। अब हमारा यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको कीजिएगा। इसमें क्या बताना है, द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द इंडिकेट फंक्शनल ग्रुप टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफाइल। हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है न्यूक्लियोफाइल के टुवर्ड, मतलब कि न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल पे, न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल पे। रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है कि किस कंपाउंड का रिएक्टिविटी हाई होगा, ठीक है ना गाइस। देखिए देखिए हमारे पास P क्या है, हमारे पास P है भाई P Q R। ठीक है गाइस, देख लिया ना आपने इसको, ये देख लीजिए, जल्दी देख लीजिए, P Q R, ठीक है ना। तो देखिए गाइस अब हमने क्या किया, हमने क्या किया है, हमने एक न्यूक्लियोफाइल को, हमने एक
न्यूक्लियोफाइल को इसके साथ रिएक्ट कराया है। अब न्यूक्लियोफाइल में हमको रिएक्टिविटी बताने, किसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। एक मिनट रुकिए गाइस, यहां पर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाँ ना, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहां पर रिएक्टिविटी बताइए सबसे ज्यादा किसकी होगी। तो मैं साफ सा दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल क्लियर एंड आउट आपको दिखाई दे रहा है। यहां पे सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी, सबसे ज्यादा हाई रिएक्टिविटी किसकी होगी भाई, सबसे ज्यादा हाई रिएक्टिविटी होगी इसकी। रीजन क्या है, क्योंकि यहां पर देखिए कौन सा इफेक्ट अटैच है यहां पर ओनली फॉर बेंजीन अटैच है, लेकिन यहां पर देखिए नाइट्रोजन के ऊपर CH3, मतलब डायरेक्ट ही नाइट्रोजन पे कौन सा इफेक्ट है, CH3, मतलब CH3 इसको पॉजिटिविटी दे रहा है, और यहां पर पॉजिटिव R इफेक्ट लग रहा है। यहां पर कौन सा पॉजिटिव R इफेक्ट। अब एक चीज बताइए पॉजिटिव R इफेक्ट क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी, जो इसका इलेक्ट्रोफाइल नेचर है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज कर देगा, इसके इलेक्ट्रोफाइल नेचर को बहुत ज्यादा डिक्रीज कर देगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी तो यहां पर किस चीज की होगी, पी की होगी। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी तो यहां पर किस चीज की होगी भाई, पी की होगी उसके बाद किसकी की, क्यू की होगी, फिर होगी किसकी, आर की। अब देखिए मैं बता देता हूं, अब आप एक जगह पर भूल कर सकते हो, अब आप एक मिनट सुनिएगा, आप एक जगह पर भूल कर सकते हो। वो भूल क्या है कि इसमें तो आपको पता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ये होगा, ठीक है ना, सबसे ज्यादा क्यों होगा, देखिए क्योंकि यहां पर तो नाइट्रोजन अटैच है, नाइट्रोजन के साथ CH3 अटैच है, और आपको पता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये तो आपको पता है। आप इन दोनों में भूल कर सकते हो, एक कि आप ऑक्सीजन को यहां पर देख लोगे, यहां पर आप नाइट्रोजन को देख लोगे, ठीक है ना, लेकिन आप एक चीज नहीं देख रहे, ये वाला जो ग्रुप है ना, ये वाला ग्रुप पॉजिटिव R इफेक्ट को लगा रहा है यहां पर, लेकिन ये वाला जो ग्रुप है ये तो ओनली पॉजिटिव I इफेक्ट को लगा रहा है, वो भी बहुत कम, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है, और यहां पर हमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देखनी, यहां पर हमको क्या देखना है, पॉजिटिव I इफेक्ट। हाइड्रोजन का जो पॉजिटिव I इफेक्ट है वो बहुत कम होता है, बहुत ही कम। तो ये इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है, क्योंकि देखिए CH3 नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट है, ना कि इस कार्बन के साथ कनेक्ट है डायरेक्ट, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर इस कार्बन के साथ, इस सेंटर वाले कार्बन के साथ डायरेक्ट ही क्या कनेक्ट है, हमारा OCH3 कनेक्ट है, जो कि पॉजिटिव R इफेक्ट लगा रहा है। लेकिन यहां पर नाइट्रोजन के साथ CH3 अटैच है, ना कि इस कार्बन के साथ, जिसका हमें इलेक्ट्रोफिलिक नेचर देखना है। तो यहां पर देखिए ये वाला जो पॉजिटिव R इफेक्ट है, इसके इलेक्ट्रोफिलिक नेचर को बहुत ज्यादा कम कर देगा, लेकिन यहां पर इतना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर कम नहीं होगा। तो यहां पर जो उसके बाद जो रिएक्टिविटी आएगी, वो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा आएगी, Q की, उसके बाद आएगी भाई R की, ठीक है ना। तो ये यहां पर क्या होता है, एसिडिटी ऑर्डर होता है, ठीक है ना, ये यहां पर क्या होता है, एसिडिटी ऑर्डर होता है। आप ध्यान से देख लीजिए इस चीज को ठीक है ना, आप इसको ध्यान से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है गाइस, इसको ध्यान से आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए सभी स्टूडेंट। ओके, तो सबसे पहला न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी हाई होती है, इलेक्ट्रोफाइलिक नेचर किसका ज्यादा होता है, P का, फिर Q का, फिर R का, ठीक है ना। देख लीजिए आप इस टाइप के क्वेश्चन याद रखिए। आप कभी ऑक्सीजन को देख के किसको इलेक्ट्रोफिलिक नेचर हाई कर दो, तो कुछ एक दिमाग लड़ाइएगा कि आखिरकार इस कार्बन के साथ डायरेक्ट पॉजिटिव R इफेक्ट लगा है, लेकिन इसमें डायरेक्ट कोई R इफेक्ट नहीं लगा, ओनली नाइट्रोजन के साथ लगा है, ठीक है ना, पॉजिटिव I पॉजिटिव H ग्रुप। तो इस चीज को आप समझिएगा, फिर ही टिक करिएगा क्वेश्चन में, ठीक है ना। ओके, तो याद रखिए। ओके, इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन क्या है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या है भाई, वो देखिएगा इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या है, एसिडिटी बतानी है आपको एसिडिटी बतानी है। कुछ कंपाउंड है हमारे सामने, उन कंपाउंड्स में आपको क्या बताना है, एसिडिटी बतानी है। ये देखिए गाइस, ये P, ये Q, Q, R। देख लीजिए गाइस, जल्दी से देख लीजिए।
एक मिनट रुकिए गाइस। ठीक है ना, देख लिया। अब आपको यहां पर एसिडिटी बतानी है। क्या बताना है? एसिडिटी। तो देखिए देखिए यहां से जैसे ही मेरा प्रोटॉन निकलेगा, जैसे ही मेरा प्रोटॉन निकलेगा तो अनायन बनेगा। यहां से जैसे ही मेरा प्रोटॉन निकलेगा तो यहां पर भी मेरा अनायन बनेगा। यहां से जैसे ही मेरा प्रोटॉन निकलेगा यहां पर भी अनायन बनेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको यह देखना है कि कंजुगेट बेस कहां पर सबसे ज्यादा स्टेबलाइज है। यहां पर देखिए ये रेडिकल इसके साथ भी, इसके साथ भी, ठीक है ना, इस वाली रिंग के साथ भी, और इस वाली रिंग के होने के बाद ये वाले जो पाई बॉन्ड है ये इस पाई बॉन्ड के, इस बेंजीन के साथ भी, इस बेंजीन के साथ भी रेजोनेंस कर सकते हैं। मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। ये जो हमारा क्या है नेगेटिव चार्ज है ना, ये इसके साथ इस टाइप से कंजुगेट करेगा इस बेंजीन रिंग के साथ, और जो ये वाले जो बेंजीन के जो क्या है डबल बॉन्ड है, ये वाले डबल बॉन्ड इन रिंग के साथ भी, इन दोनों रिंग के साथ भी क्या कर सकते हैं? रेजोनेंस, कंजुगेशन कर सकते हैं। और ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो इसके साथ भी कर सकता है कंजुगेशन, इसके साथ भी कंजुगेशन कर सकता है, और इस वाले बेंजीन रिंग के पाई बॉन्ड, इस वाले बेंजीन रिंग के पाई बॉन्ड इस वाली रिंग के साथ भी क्या कर सकते हैं? कंजुगेशन कर सकते हैं। जैसे ये नेगेटिव चार्ज यहां पर कंजुगेशन करेगा, वैसे देखिए क्या होगा, ये इस टाइप से कंजुगेशन करेगा, ये मान लीजिए यहां पर किया इसने, ये इस टाइप से कंजुगेशन, ये इस टाइप से, और ये बाहर निकल जाएगा और इसके इस रिंग के साथ ये कंजुगेट करना स्टार्ट कर देगा। तो आपको समझ में आ रहा है ना? तो इस वाले नेगेटिव चार्ज का कंजुगेशन इन तीनों रिंग के साथ है, और इस वाले नेगेटिव चार्ज के कारण ये तीनों ही रिंग आपस में भी क्या कर सकती है? रेजोनेंस, कंजुगेशन कर सकती है। क्या बोल रहा हूं? ये वाला नेगेटिव चार्ज इन तीनों रिंग के साथ तो कंजुगेशन में है ही, और इस वाले नेगेटिव चार्ज के कारण ये तीनों रिंग आपस में भी कंजुगेशन, रेजोनेंस कर सकती हैं। ठीक है ना? उसके बाद ये वाला नेगेटिव चार्ज देखिए, ये वाला नेगेटिव चार्ज इन तीनों रिंग के साथ कंजुगेशन में है, लेकिन इस नेगेटिव चार्ज के कारण ये तीनों रिंग आपस में कंजुगेशन नहीं कर सकती। इट मींस ये वाला नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, बिकॉज ये वाला खुद तो रेजोनेंस कर ही रहा है और इन तीनों रिंग को भी आपस में कंजुगेशन करा रहा है। ठीक है ना, रेजोनेंस करा रहा है। इसका मतलब यह है कि यहां पर आर वाला जो नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल है, कंजुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल है, जिसके कारण यहां पर ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, ये सबसे ज्यादा एसिडिक हो गए। उसके बाद ये वाला होगा, क्योंकि ये क्या है, ये एक प्रकार से हमारा क्या है भाई, ये टर्सरी अनायन है, जो कि क्या है भाई, अनायन तीन रिंग के साथ रेजोनेंस कर रहा है, कंजुगेशन कर रहा है। तो उसके बाद कौन सा आएगा? क्यू आएगा। फिर उसके बाद देखिए जो पी है उसमें क्या हो रहा है, दो रिंग के साथ ये कंजुगेशन कर रहा है, दो रिंग का से साथ ये रेजोनेंस कर रहा है। उसके बाद लास्ट में आएगा हमारा आर, सॉरी पी आएगा, लास्ट में हमारा क्या आएगा? पी आएगा। ठीक है ना, दिस इज एसिडिटी। ये क्या है? एसिडिटी देख रहे हैं हम। ठीक है ना, ये क्या है? एसिडिटी। ठीक है गाइस, देख लीजिए आप इसको अच्छे से। ठीक है, एसिडिटी। तो यहां पर मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुन लीजिए। पी क्यू आर, पी क्यू आर में कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा वो आप देख लीजिए। ठीक है ना, ओके, ये देख लीजिए। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक मिनट रुकिएगा, इस है अभी टाइम है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है ना, इनमें आपको क्या बताना है भाई? इनमें आपको एरोमेटिक बताना है, कौन से एरोमेटिक हैं। तो देखिए ये एंटी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक नहीं है, एक तो ये एरोमेटिक होगा सेकंड, और एक फोर्थ एरोमेटिक होगा। तो ये आपको पता ही है। एरोमेटिक कंपाउंड बताने कौन से हैं, ये दोनों है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, 4n+2 रूल को फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज ये 4n+2 रूल को फॉलो कर रहे हैं। 4n+2 रूल को, 4n+2 रूल क्या होता है जनरली, क्या होता है भाई आपको पता है ना?
4 into n मतलब कि क्या होगा, आप जितने भी इलेक्ट्रॉन है पाई बॉन्ड और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से। n क्या होगी, n की वैल्यू यही होगी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आप कर दीजिए। क्या 4n+2 बनेगा या नहीं बनेगा वो देख लीजिए आप। 4n+2 रूल को ये फॉलो करेगा या नहीं देख लीजिए आप। देखिए हम करते हैं, कितने हैं भाई यहाँ पर, कितने हैं भाई यहाँ पर, देखिए 1 मिनट, यहाँ पर कितने हैं, 6 है ना, 6 है। 1 मिनट रुकिए, 4n+2 रूल को ये फॉलो करेगा या नहीं करेगा, 6 है, बिल्कुल ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन है टोटल, 4 तो इसके हो गए पाई बॉन्ड के, 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, और यहाँ पर भी क्या है 6 इलेक्ट्रॉन। और जो 4n+2 रूल है, दोनों ही 4n+2 रूल को ये क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, ओबे कर रहे हैं, जिसके कारण ये दोनों ही एरोमेटिक है। लेकिन ये नहीं कर रहा, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर कितने हैं भाई, यहाँ पर कितने 8 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर क्या है, ये कंप्लीट रेजोनेंस नहीं कर रहे, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन तो 6 है, पाई बॉन्ड तो यहाँ पर कितने हैं 6 है, पाई बॉन्ड तो यहाँ पर 6 है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एरोमेटिक रूल क्या बोलता है, एरोमेटिक की कंप्लीट रेजोनेंस होना चाहिए, कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कंप्लीट कंजुगेशन ना होने के कारण ये एरोमेटिक नहीं हो सकता। और यहाँ पर भाई ये 4n+2 रूल को ओबे नहीं कर रहा, इसलिए ये एंटी एरोमेटिक है। और ये दोनों ही 4n+2 रूल को ओबे कर रहे हैं, हक्कल रूल को, जो हम हक्कल रूल बोलते हैं, ठीक है ना, उसको ये ओबे कर रहे हैं, जिसके कारण ये क्या है, ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। कौन, दोनों ही हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है ना। तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए गाइस, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जल्दी कर लीजिए, जल्दी कर लीजिए गाइस, इसको नोट डाउन कर लीजिए। जल्दी कर लीजिए गाइस, सभी कीजिएगा इन क्वेश्चन को नोट डाउन। जल्दी कर लीजिए गाइस, कर लिया होगा आप सभी ने नोट डाउन, कर लिया ना, ठीक है ना। तो अब हम बात कर रहे थे किस चीज की, हक्कल रूल की ना, कि आखिरकार ये 4n+2 रूल कैसे ओबे कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, दोनों में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, और इसमें कितने हैं टोटल इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें देखिए 8 इलेक्ट्रॉन है टोटल। तो 4n+2 रूल को कैसे ये ओबे करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन वाला कैसे ओबे करेगा 4n+2 रूल को, देखिए मैं दिखाता हूं आपको, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। अगर हम n की वैल्यू क्या रखें, अगर हम n की वैल्यू क्या रखें 1, अगर हम n की वैल्यू क्या रखें 1 रखें, देखिए 4n+2, अगर हम n की वैल्यू को क्या रखें 1 और प्लस यहां पर 2 करें तो कितना आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा। इट मींस ये ओबे कर रहा है। अगर मैं n की वैल्यू को 2 रखूं तो कितनी वैल्यू आएगी, देखिए कितनी आएगी, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर होंगे ना, 10 इलेक्ट्रॉन, वो कंजुगेशन कर रहा होगा, रेजोनेंस कर रहा होगा, वो भी क्या होगा, वो भी क्या होगा, एरोमेटिक होगा। उसके बाद देखिए n की वैल्यू आप रखिए कितनी 3, और फिर देखिए +2, ये कितना हो गया, 4 3 12 और 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ये जो 14 इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखेगी जो रिंग, वो भी एरोमेटिक होगी। उसके बाद आप n की वैल्यू रखिए 4 + 2, तो ये क्या हो गया, ये कितना हो गया 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। जो 18 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग रिंग होगी वो भी एरोमेटिक होगी। तो बस आपको n की वैल्यू रखनी है, n की वैल्यू रखनी है, और n की वैल्यू रखने के बाद यहां पर +2 अगर बन रहा है, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन जितने भी है हमारे, n की वैल्यू रखने के बाद अगर ये वाला फॉर्मूला बन रहा है 4n+2, तो क्या होगा, 4n+2 अगर रूल बन रहा है, फॉर्मूला अगर बन रहा है, तो वो हमारा कंपाउंड एरोमेटिक होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन अब 8 इलेक्ट्रॉन जो कंटेन करके रखता है उसमें देखिएगा, जो हमारा 8 इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है वो देखिए किस रूल को फॉलो करेगा, देखिए 4 दूनी 8, तो वो हमारा 4n को, ओनली 4n को फॉलो कर रहा है। तो हमारे हक्कल सर ने यही बताया था, जो कंपाउंड्स ओनली 4n को फॉलो करे, ओबे करे, वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, और जो कंपाउंड्स हमारे 4n+2 रूल को ओबे करे, उस फॉर्मूले को ओबे करे, फॉलो करे, वो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। तो इस टाइप से हम
अकॉर्डिंग टू हक्कल सर हम ये एरोमेटिक कंपाउंड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये जो है ये होगा ही नहीं एरोमेटिक, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एरोमेटिक रूल हमारा एरोमेटिक कंपाउंड वही होते हैं जो कि कंजुगेशन में होते हैं, जो कि रेजोनेंस करते हैं, ओके। लेकिन ये तो पूरा कंप्लीट ही रेजोनेंस नहीं है, मतलब कंजुगेशन में नहीं है, अनकंप्लीट अनकंजुगेशन, मतलब ये इसको बोल सकते हैं हम डज नॉट कंप्लीट कंजुगेशन स्ट्रक्चर, ठीक है ना, क्योंकि कंप्लीटली ये कंजुगेट नहीं कर रहा, ओनली ये आपस में यहां पर ही कंजुगेट करेगा, रेजोनेंस करेगा, कंप्लीट रेजोनेंस नहीं कर रहा पूरे रिंग के अंदर। और एरोमेटिक कंपाउंड में कंप्लीट रिंग ही क्या करते हैं, रिंग के अंदर कंजुगेशन होता है, ओके। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया है, ओके गाइस। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद यहाँ पे आपको क्या देखना है वो देखिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखिएगा, एक मिनट रुक जाइए गाइस, ये देखिए। इसके बाद क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द फ्लोइंग एनायंस इन SN2 रिएक्शन। देखिए ये कुछ एक हमारे क्वेश्चंस हैं, कुछ एक हमारे ऑप्शन है, इसमें आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी बतानी है, किसकी हाई होगी किसकी लो होगी। P Q जल्दी बताइए गाइज, यहां पर जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो किसकी हाई होगी SN2 रिएक्शन के लिए, SN2 रिएक्शन के लिए न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी हाई होगी। तो ये तो सभी क्या है, ये सभी तो क्या है भाई, ये सभी हमारे क्या है, एक चीज देखिए आप, ये सभी क्या हैं, ये सभी तो आप खुद भी देख पा रहे हो, ये तो हमारे फिनॉक्साइड आयन है एक प्रकार से, ये एक प्रकार से सल्फॉक्साइड मतलब ये सल्फाइड आयन है, सल्फॉक्साइड तो नहीं बोल सकते ना क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, सल्फाइड आयन बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना, ओके। तो एक चीज देखिए आप, कि यहां पर नेगेटिव चार्ज, एक मिनट रुकिएगा गाइस, एक मिनट रुकिएगा, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना। तो आपको यहां पर क्या देखना है, न्यूक्लियोफिलिसिटी देखनी है SN2 रिएक्शन के लिए। SN2 रिएक्शन के लिए जब आप न्यूक्लियोफिलिसिटी देखोगे तो क्या देखोगे, सबसे पहले तो आप सभी को ये चीज पता है, जब मैं अप टू डाउन आता हूं, जब मैं लेफ्ट टू राइट चलता हूं तो बेसिसिटी डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, इसलिए वो अपने इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट नहीं कर पाता, कोई भी एटम हो। लेकिन जब मैं अप टू डाउन आता हूं, अप टू डाउन, तो हमारा क्या होता है, अप टू डाउन आने पर बेसिसिटी इंक्रीज होती है। तो ऑक्सीजन के बाद क्या आता है, जब ऑक्सीजन के नेक्स्ट पीरियड में ऑक्सीजन के बिल्कुल नीचे सल्फर आता है, तो सल्फर की बेसिसिटी हाई होगी देन ऑक्सीजन से। तो यहां पर जो सबसे ज्यादा बेसिक होगा, जो न्यूक्लियोफाइल होगा, जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी हाई होगी, वो कौन सा है भाई, यहां पर वो है हमारा Q, वो हमारा क्या है, Q है। उसके बाद जो हमारा सबसे ज्यादा जो बेसिक नेचर का होगा, सबसे ज्यादा जो बेसिक नेचर होगा वो क्या होगा भाई, बताइए आप। इनमें -R इफेक्ट लगा है, उसके बाद आएगा P, क्योंकि P में कोई भी इफेक्ट नहीं लगा, उसके बाद आएगा R, उसके बाद आएगा हमारा लास्ट में S, ठीक है ना। तो ये हमारा किस चीज का आएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी का एक ऑर्डर आ गया, किस चीज का, ये हमारा एक न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर आपके सामने आ चुका है, ठीक है ना। देख लीजिए ध्यान से, ये हमारा एक न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर आ गया है, ठीक है ना, ये हमारे सामने एक हमारा न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर आ गया है, ठीक है ना, ओके। तो आप इस चीज को कर लीजिए, ठीक है गाइस। आप नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन को करिए गाइस। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को कीजिएगा। ये चलिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं रेडिकल वाला, ये क्वेश्चन मैं आपको पिछले ही लेक्चर में, जो हमारा पिछला लेक्चर था वो अभी अपलोड कर देंगे, अभी एक अपलोड हो चुका आपका एक लेक्चर, ठीक है ना। तो ये देखिए ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, इसमें क्या है, इसमें ये पूछा वीकेस्ट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो वीकेस्ट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कौन सा होगा, मैं आपको पीछे करा चुका हूं टर्सरी रेडिकल वाला, ठीक है ना, पिछले लेक्चर में देख लीजिएगा, टर्सरी रेडिकल वाला वीकेस्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, वो क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, ये दोबारा आ गया इसलिए ये नहीं कराएंगे, ठीक है ना। फाइंड आउट द पीके वैल्यू ऑर्डर, हमें क्या करना है,
हमें pKa देखना है, pKa वैल्यू ऑर्डर। यहां पर देखिए pKa इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू pH। pKa डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज के? pH के। जो मैं बता रहा हूं आपको उसको आप ध्यान से सुन लीजिए। pKa इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू pH। सबसे फर्स्ट जो है वो क्या है? सबसे फर्स्ट जो है वो क्या है भाई? ये देख लीजिए गाइस, उसके बाद यहां पर देख लीजिए, देखते जाइए आप। ये देखिए, आपको क्या बताना है यहां पर? आपको pKa ऑर्डर बताना है। यहां पर आपको क्या बताना है गाइस? pKa ऑर्डर बताना है, ठीक है ना? देख लीजिए आप pKa। अब आप एक चीज बताइए, pKa किसका ज्यादा होगा? जिसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी, जिसकी बेसिसिटी हाई होगी जनरली, ठीक है ना? तो उसका ही यहां पर क्या होगा? pKa हाई होगा। उसका pKa यहां पर क्या होगा? हाई होगा सबसे ज्यादा। तो आप एक चीज देखिए गाइस, आप जल्दी से मेरे को एक चीज बताइएगा, ये क्या है? sp2। ये क्या है? sp2। ये क्या है? ये वाला लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वाले लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? sp2, ठीक है ना? ये क्या है? sp2, ठीक है ना? देख लीजिए ध्यान से। और ओनली यही वाला नाइट्रोजन क्या है? sp3 है। तो अगर मैं बात करूं sp2 और sp3 में, यहां पर मैं रिंग नहीं देखूंगा। जनरली आप याद रखिएगा, यहां पर इस जगह पर मैं रिंग नहीं देखूंगा, इस जगह पर मैं sp3 है sp2 हाइब्रिडाइजेशन से चेक करूंगा, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर देखें हम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो वो याद रखिएगा, हम sp2 वाले को अलग कर देंगे और sp3 वाले को अलग कर देंगे। sp3 वाला जो नाइट्रोजन है वो सबसे इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाएगा। इन सभी से इजीली वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाएगा। तो आप इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है ना? ओके, तो देखिएगा, ये दोनों नाइट्रोजन तो सेम ही है, ये दोनों तो सेम ही है। इनकी जो pK वैल्यू है वो सबसे कम होगी। रीजन क्या है? इनकी बेसिसिटी सबसे कम है। उसके बाद इस दोनों में देखिए आप, कौन ज्यादा बेसिक होगा? sp3 वाला ज्यादा बेसिक होगा, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर देगा, ना कि ये वाला, ठीक है ना? sp2 वाला ये अपने इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट नहीं करेगा, लेकिन ये कर सकता है, ठीक है ना? तो यहाँ पे सबसे ज्यादा pK वैल्यू किसकी होगी? सेकंड की, उसके बाद फोर्थ की, उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट की, और फर्स्ट और जो हमारा थर्ड है वो आपस में क्या है? इक्वल ही है, ठीक है ना? ओके, तो यहाँ पर pK वैल्यू का ऑर्डर ये होगा, सबसे ज्यादा pK वैल्यू इसकी, फिर इसकी, मतलब ये दोनों तो आपस में इक्वल ही है, ठीक है ना? pK वैल्यू ऑर्डर, pKa वैल्यू का ये ऑर्डर है। ओके, उसके बाद आप देखिएगा, अब देखिएगा गाइस, अब आपका जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, करेक्ट ऑर्डर ऑफ pKa। यहां पर भी आपको pKa का ही ऑर्डर बताना है। ये देखिए, ये आपके सामने क्या है? ये हमारा है एक फिनोल है। ये सेकंड नंबर जो ऑप्शन है वो क्या है भाई? तो आपको यहां पर कुछ नहीं, जिसकी बेसिसिटी हाई होगी ना उसका pKa हाई होगा, उस आंसर का जो उसका जो pKa है वो हाई होगा। बस ये चीज याद रखिएगा, जिसकी क्या होगी? बेसिसिटी हाई होगी। ठीक है ना? इसमें आप pKa ऑर्डर बताइए, pKa ऑर्डर जल्दी बताइए गाइस। देखिए यहां पर जो ये इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इसमें क्या है? इसमें जो यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इसमें यहां पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सबसे ज्यादा pKa किसका होगा? जल्दी से बता दीजिए गाइस, सबसे ज्यादा pKa किसका होगा? तो मैं बता देता हूं, यहां पर देखिए डोनर अटैच है, डोनर ग्रुप अटैच है इस वाली में। देखिए इनमें तो ये दोनों तो होंगे ही नहीं ज्यादा, ये दोनों तो होंगे ही नहीं।
हाईली बेसिक। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर ये बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड, और बेंजोइक एसिड ये देखिए बेंजोइक एसिड है, पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड, और ये देखिए एसिटिक एसिड है, ठीक है ना। ये वाले जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके साथ क्या कंजुगेशन में कंजुगेट कर रहे हैं, और कंजुगेशन करने के बाद ये हाईली स्टेबलाइज भी है क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बन रहा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो ये वाले लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इनके जितने ज्यादा मतलब इनके तरह ये ज्यादा स्टेबल नहीं होंगे, इनकी तरह ये इतने ज्यादा स्टेबल नहीं होंगे, इसलिए ये ज्यादा क्या होंगे, बेसिक होंगे। तो हम इन दोनों में कंपेयर करते हैं। इसमें डोनर ग्रुप अटैच है, इसमें कोई भी ग्रुप अटैच नहीं है, तो जिसमें डोनर ग्रुप अटैच होगा वो बेसिसिटी को इंक्रीज करता है। तो यहां पर सबसे ज्यादा pKa किसका होगा, सेकंड वाले का, उसके बाद किसका होगा, फर्स्ट वाले का। इसमें किसका होगा भाई, यहां पर लगा -R इफेक्ट, यहां पर कौन सा लगा है, -R इफेक्ट लगा है, ठीक है ना। यहां पर कौन सा लगा, -R इफेक्ट। अब आप इन दोनों में मेरे को बताइए कि कौन सा ज्यादा स्टेबलाइज होगा, जल्दी बताइएगा गाइस, जल्दी बताइए, इन दोनों में बताइएगा मेरे को कौन सा ज्यादा, मतलब कि pKa वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी या इसकी ज्यादा होगी, जल्दी बताइएगा गाइस। तो मैं बता देता हूं यहां पर इसकी ज्यादा होगी। आप किस तरह देख सकते हो, किस प्रकार आप पता कर सकते हो इस क्वेश्चन को, इसकी ज्यादा होगी या इसकी ज्यादा होगी। तो हम एक इफेक्ट देखते हैं गाइस, हम यहां पर एक इफेक्ट देखते हैं, और वो इफेक्ट कौन सा होता है मैं दिखाता हूं आपको। एक मिनट रुकिएगा गाइस, एक मिनट रुकिएगा। यहां पर किसकी ज्यादा होगी बेसिसिटी, तो आप दोनों में देखिएगा बेसिसिटी इसकी या इसकी। तो आप डायरेक्टली पता क्या देखिए, आप यहां पर एक चीज देखिएगा, -R इफेक्ट और पॉजिटिव H और पॉजिटिव I इफेक्ट में, -R इफेक्ट और पॉजिटिव H और पॉजिटिव I इफेक्ट में किसको ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, -R इफेक्ट को। किसको, -R इफेक्ट को हम क्या करते हैं, ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। आप इस चीज को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, आप इस चीज को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। वैसे तो देखिए मैंने आपको एक फॉर्मूला भी लिखवाया हुआ है, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होता है भाई, सबसे ज्यादा एसिडिक फॉर्मिक एसिड, ठीक है ना, फॉर्मिक एसिड। उसके बाद सबसे ज्यादा कौन होता है फॉर्मिक एसिड के बाद, बेंजोइक एसिड, क्या, बेंजोइक एसिड। उसके बाद एसिटिक एसिड, ठीक है ना, उसके बाद कौन होता है, एसिटिक एसिड होता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है फिनोल, फिर उसके बाद मिथनॉल, फिर वाटर, फिर प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है ना, ठीक है ना। मैंने करवाया हुआ है आपको सभी, ये आपको ऑर्डर लिखवाया था। फिर उसके बाद CH ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, NH3 अमोनिया में जो प्रोटॉन होते हैं वो एसिडिक होते हैं। तो लेकिन मैंने आपको क्या कराया था, जो हमारा बेंजोइक एसिड हो और जो एसिटिक एसिड हो उसमें ज्यादा एसिडिक कौन होता है, ज्यादा एसिडिक कौन होता है, बेंजोइक एसिड देन दिस। लेकिन अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जो बेंजोइक एसिड है उसमें -R इफेक्ट आ गया है, -R इफेक्ट आ गया है, -R इफेक्ट यहां पर आ गया है। अब -R इफेक्ट के कारण क्या होगा गाइस, एक चीज बताइए, -R इफेक्ट आने के कारण क्या होगा, जल्दी बताइए, -R इफेक्ट आने के कारण क्या होगा, जल्दी बताइए। -R इफेक्ट आने के कारण ये और भी ज्यादा बेसिक हो, मतलब और भी ज्यादा एक कंजुगेट बेस जो बनेगा यहां पर स्टेबल हो जाएगा। याद रखिए यहां पर जो कंजुगेट बेस बनेगा वो और भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, किससे, इससे। इट मींस यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर कौन ज्यादा स्टेबल होगा, बेंजोइक एसिड, मतलब कि बेंजोइक एसिड वाला जो हमारा बेंजोइक एसिड वाला जो बेस है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, या एसिटिक एसिड वाले की जो बेस है उसकी pKa वैल्यू ज्यादा होगी, जल्दी बताइएगा। इस यहां पर देखिए ये जो नेगेटिव चार्ज बन रहा है इसकी pKa वैल्यू ज्यादा होगी या इसकी pKa वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि ये वाला तो -R इफेक्ट से और भी ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है। ये वाला जो चार्ज है ये तो और भी ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है, किस चीज से, नेगेटिव चार्ज से, जिसके कारण इसकी बेसिसिटी तो सबसे कम होगी, लेकिन इसकी बेसिसिटी थोड़ी हाई होगी देन दिस। बिकॉज रीजन क्या है, बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिडिक एसिड। वैसे भी था एसिटिक एसिड से ज्यादा एसिडिक, वैसे भी था बेंजोइक एसिड, लेकिन अब तो -R इफेक्ट आ गया है, और भी ज्यादा एसिडिक हो गया। इसका मतलब यहाँ पर जो कंजुगेट बेस बन रहा है ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, मतलब कि इसकी बेसिसिटी बहुत कम होगी, इसकी बेसिसिटी थोड़ा इससे ज्यादा होगी। तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर में क्या आएगा, 4th एंड देन 3rd आएगा, ठीक है ना। ये आप कर लीजिए, ठीक है ना, इसको आप कर लीजिए, ठीक है ना। आप ध्यान रखिए एसिडिक ऑर्डर को देख लीजिएगा, एसिडिटी के ऑर्डर में देखोगे ना तो जो पहले आएगा उसका कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा, इट मींस उसकी बेसिसिटी लो होगी। जिसका कंजुगेट बेस स्टेबल है ना उसकी बेसिसिटी लो होगी। क्या बोल रहा हूं, जिसकी एसिडिटी हाई है उसका कंजुगेट बेस स्टेबल बनेगा, मतलब कि उसकी जो बेसिसिटी है वो लो है, इसमें उसका पीक सॉरी गाइस, इट मींस उसका pKa वैल्यू कम है, ठीक है ना। ओके
अब देखिएगा, एक मिनट रुकिएगा इस, अभी है हमारे पास टाइम 11 मिनट्स और हैं। यहां पर देखिएगा, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको। क्या करना है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। आपको यहां पर एक करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, वो देखिएगा। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए करेक्ट स्टेटमेंट में क्या है गाइस। ये बोल रहा है फर्स्ट एंड सेकंड आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ये बोल रहा है कि हमारा जो फर्स्ट और जो सेकंड स्ट्रक्चर है ना वो रेजोनेंस है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, फर्स्ट और सेकंड हमारा रेजोनेंस ना होके टैटोमर्स है। जो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड रेजोनेंस नहीं है वो टैटोमर्स है, टैटोमराइजेशन हो रहा है। इट मींस ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, रॉन्ग है। बी इसने बोला सेकंड एंड थर्ड आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर। क्या है भाई, सेकंड एंड थर्ड आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर। क्या आपको कहीं सेकंड एंड थर्ड में रेजोनेंस दिखाई दे रहा है? बिल्कुल भी नहीं है भाई, रेजोनेंस तो है ही नहीं सेकंड एंड थर्ड। रीजन क्या नहीं होने का, क्योंकि यहां पर तो ये स्ट्रक्चर चेंज है। ये देखिए, ये क्या है, एक प्रकार से सिस, सॉरी ये ट्रांस है, ये सिस है। और इन दोनों के बीच में अगर मैं कोई रिलेशन देखूं तो सिस और ट्रांस का है। और सिस और ट्रांस आपस में क्या होते हैं, वो डायस्टेरियोमर्स होते हैं। यहां पर हम इनकी इमेज से इनका रिलेशनशिप निकाल सकते हैं, ना कि हम इसमें ये बोलेंगे कि रेजोनेंस है, टैटोमर्स है। देखिए यहां पर कुछ हो ही नहीं रहा रेजोनेंस टैटोमर्स वाला, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है, ओनली इनकी स्ट्रक्चर में चेंज आया और स्ट्रक्चर इनका सेम नहीं है। जिसके कारण हम यहां पर क्या देखते हैं, जब हम इनकी इमेज देखते हैं इस टाइप से, जब हम इनकी इस टाइप से इमेज देखते हैं गाइस, इस टाइप से, यहां पर देखिए, ये देखिए गाइस, ये देखिएगा, इन दोनों के बीच में जब हमने इनकी इमेज देखी, ये देखिए, इन दोनों के बीच में जब हमने इनकी इमेज देखी तो सिस और ट्रांस ये आपस में क्या नहीं है, सेम नहीं है। जो हमारा सिस है और जो हमारा ट्रांस है वो आपस में सेम नहीं है। जिस चीज के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, जिस चीज के कारण यहाँ पर हमें क्या पता लग रहा है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन कौन सा है, डायस्टेरियोमर्स, बिकॉज दीज आर नॉट mirror image, these are not from the mirror image and these are not superimposed image, these are not from the superimposed image। ना तो ये mirror image बना रहे हैं और ना ही ये एक दूसरे के superimposed हैं, ठीक है, ना ही ये क्या है, एक दूसरे के ये superimposed हैं। इट मीन्स ये क्या है, डायस्टेरियोमर्स हैं। इट मीन्स साफ सी बात है, ये क्या है, डायस्टेरियोमर्स हैं, ठीक है ना। ये क्या है भाई, ये डायस्टेरियोमर्स हैं, ठीक है ना। ओके, मतलब कि सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो गई। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट ये बोलता है थर्ड इज टैटोमर्स ऑफ फर्स्ट। ये बोल रहा है जो हमारा थर्ड है, ये क्या बोल रहा है, जो हमारा थर्ड है वो क्या है भाई, टैटोमर्स है फर्स्ट के साथ। थर्ड जो है वो टैटोमर्स है फर्स्ट के साथ। क्या हो सकता है भाई, जो थर्ड है वो फर्स्ट के साथ टैटोमर्स हो सकता है? भाई हो तो सकता है, टैटोमर्स, टैटोमर्स हो तो सकता है फर्स्ट वाला थर्ड के साथ। फर्स्ट एंड थर्ड आर टैटोमर्स, ये बोल रहा है फर्स्ट एंड थर्ड आर टैटोमर्स, हो तो सकता है। लेकिन देखिए टैटोमर्स होने के बाद भी यहां पर क्या ये स्ट्रक्चर दोनों सेम नहीं है, वो तो ट्रांस है, ये सिस है। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान रखिए, यहां पर क्या बोल रहा हूं, ये टैटोमर्स तो हो सकते हैं लेकिन स्ट्रक्चर इनका सेम नहीं बन रहा। और अगर टैटोमराइजेशन हो रहा है तो यहां पर स्ट्रक्चर तो सेम होना चाहिए। आखिरकार इस OH ने अपनी पोजीशन को चेंज क्यों कर लिया, ये देखिए, ये यहां पर था, ठीक है ना। इस OH, ये OH बनना चाहिए ऊपर की तरफ लेकिन बन रहा है वो नीचे की तरफ, मतलब वो ट्रांस की जगह वो सिस बन रहा है। इट मीन्स ये भी रोंग है, इट मीन्स ये भी रोंग है। तो सही क्या है? उसके बाद फोर्थ आया सेकंड एंड थर्ड आर टैटोमर्स। सेकंड एंड थर्ड आर टैटोमर्स, सॉरी सेकंड एंड थर्ड आर डायस्टेरियोमर्स। सॉरी इसने क्या बोला, सेकंड एंड थर्ड आर डायस्टेरियोमर्स। पहला भी गलत हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड टैटोमर्स, ठीक है ना। फर्स्ट एंड सेकंड आर, इसने बोला, पहला बोला फर्स्ट एंड सेकंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर, उसके बाद इसने बोला, उसके बाद इसने क्या कहा, सेकंड एंड थर्ड आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर, सेकंड एंड थर्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोला। उसके बाद इसने बोला भाई थर्ड बोला इसने क्या, कि हमारा थर्ड और जो फर्स्ट है वो टैटोमर्स हैं। टैटोमर्स तो थे लेकिन स्ट्रक्चर सेम नहीं बन रहा था, वो भी रोंग हो गया। उसके बाद इसने बोला सेकंड एंड थर्ड आर डायस्टेरियोमर्स। उसके बाद इसने क्या कहा, जो हमारा सेकंड एंड थर्ड है वो डायस्टेरियोमर्स है, और यही डेफिनेशन बिल्कुल करेक्ट थी। रीजन सेकंड और थर्ड यहाँ पर डायस्टेरियोमर्स फॉर्म हो रहे हैं।
क्योंकि देखिए यहाँ पर ये ना तो यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, बस यहाँ पर स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, दोनों स्ट्रक्चर आपस में सेम नहीं है, जिसके कारण इनमें एक ही रिलेशनशिप होगा, ये दोनों आपस में डायस्टेरियोमर्स हैं। ओके, तो आप इस चीज को भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिएगा। ओके गाइस, इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ सोल्वोलाइसिस फॉर द फ्लोइंग कंपाउंड्स। रेट ऑफ सोल्वोलाइसिस का आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है। ये देखिए आपके सामने कुछ एक कंपाउंड्स हैं, रेट ऑफ सोल्वोलाइसिस कहां पर होता है, SN1 रिएक्शन के लिए। रेट ऑफ सोल्वोलाइसिस जनरली हम SN1 रिएक्शन के लिए देखते हैं, कहां पर SN1 रिएक्शन फास्ट होगी, SN1 रिएक्शन कहां पर सबसे फास्ट होगी, ये चीज हमको देखना है। ठीक है ना गाइस, यहां पर हमको क्या देखना है, जो रेट ऑफ सोल्वोलाइसिस देखना है। इट मींस SN1 रिएक्शन किसके अंदर सबसे फास्ट होगी। तो आप एक चीज देखिए, जब मैं यहां से ब्रोमीन को निकालूंगा तो यहां पर क्या बनेगा, ये देखिए यहां पर बनेगा भाई एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। यहां पर क्या बनेगा, यहां पर बनेगा एरोमेटिक कंपाउंड। यहां पर क्या होगा, यहां पर हमारा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी बेंजील के साथ, डायरेक्ट। तो मैं एक चीज तो बता देता हूं आपको, जो सबसे ज्यादा इजी होगा ना, सबसे ज्यादा इजी होगा, याद रखिए, जहां पर एरोमेटिसिटी आएगी। मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से देखिएगा, जहां पर एरोमेटिसिटी आएगी ना, मतलब कि जैसे ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, जैसे ही मतलब SN1 रिएक्शन हुआ, जैसे ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, वैसे ही वहां पर क्या है, वहां पर क्या आ रही है, एरोमेटिसिटी आ रही है। क्या आ रही है भाई, एरोमेटिसिटी आ रही है। आप ध्यान दीजिएगा मेरी बात की ओर, कि यहां पर क्या आ रहा है, एरोमेटिसिटी। ठीक है ना, तो जैसे ही यहां पर क्या होगा, पहले यहां पर क्या होगा, SN1 रिएक्शन में क्या होता है, जनरली SN2 रिएक्शन में क्या होता है, SN2 में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। देखिए SN2 रिएक्शन में क्या होता है, ये देखिए इस टाइप से ये SN2 रिएक्शन होगी, और ये ट्रांजिशन स्टेट कैसा बनता है, यहां पर ये ट्रांजिशन स्टेट यहां पर फॉर्म होता है, मतलब ये एक ब्रेक होता है और एक फॉर्म होता है, ये तो होता है SN2 रिएक्शन। लेकिन SN1 रिएक्शन में क्या होता है, SN1 रिएक्शन में पहले कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है, जैसे कि यहां पर हो रही है। पहले ये ब्रोमीन बाहर निकलेगा और यहाँ पर एक क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। तो ये कार्बोकैटायन बनने के बाद जो ट्रांजिशन स्टेट बनी वो कितनी ज्यादा स्टेबल बन रही है, यहाँ पर एरोमेटिसिटी आ रही है। तो एरोमेटिसिटी वाली ट्रांजिशन स्टेट जो वो हाई स्टेबल है, वो बहुत ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, उसके बाद यहाँ पर एक प्रकार से इंटरमीडिएट मान के चलिए, रिएक्शन प्रोडक्ट से पहला वाला पार्ट है ये। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, जल्दी से हमारा न्यूक्लियोफाइल आएगा और SN2 रिएक्शन SN1 रिएक्शन दे देगा। तो SN1 रिएक्शन के लिए जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहां पर फास्ट रिएक्शन करेगा भाई, यहां पर तो ये बन रहा है एंटी एरोमेटिक, और एंटी एरोमेटिक जो हमारा इंटरमीडिएट यहां पर बन रहा है जो इंटरमीडिएट वो क्या है, वो हमारा क्या भाई, एक प्रकार से लेस स्टेबल है, वो बहुत कम स्टेबल है, ये हाई स्टेबल है। उसके बाद ये जो क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है एक प्रकार से, ये देखिए ये जो कार्बोकैटायन है, ये वाला कार्बोकैटायन, ये हाईली स्टेबलाइज है, बिकॉज यहां से क्या हो रहा है, ये कंजुगेट कर रहा है इसके साथ, ये पॉजिटिव आर इफेक्ट दे रहा है इस कार्बोकैटायन को, क्योंकि ये वाला जो कार्बोकैटायन है, ये स्टेबलाइज है इसके साथ, रिंग के साथ। ठीक है ना, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, रिंग के साथ ये क्या है, स्टेबलाइज हो रहा है, क्योंकि इसको रिंग जो है वो स्टेबलाइज कर रहा है। लेकिन ये वाला जो कार्बोकैटायन है ना, ये बहुत ज्यादा लेस स्टेबल है। रीजन क्यों, क्योंकि ये कंपाउंड के अंदर एंटी एरोमेटिसिटी फॉर्म करा रहा है, एंटी एरोमेटिसिटी को फॉर्म करा रहा है। ठीक है ना, तो यहां पर ऑर्डर क्या आएगा, जहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है ना, सबसे ज्यादा हाई सोल्वोलाइसिस, रेट ऑफ सोल्वोलाइसिस रिएक्शन उसका होगा। तो सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फर्स्ट, ये क्या है, रेट ऑफ सोल्वोलाइसिस का ऑर्डर है। ठीक है ना, रेट ऑफ सोल्वोलाइसिस का ये क्या है, ऑर्डर है। तो मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुन लीजिए, यहां पर कार्बोकैटायन बना, और कार्बोकैटायन बनने के बाद यहां पर क्या हुआ, जनरली गाइस कार्बोकैटायन बनने के बाद यहां पर क्या हुआ, ध्यान से देख लीजिए आप, यहां पर जो कार्बोकैटायन बन रहा है, यहां पर जो हमारा कार्बोकैटायन बन रहा है, उसके बाद यहां पर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है, यहां पर एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है, और यहां पर हमारा एक प्रकार से क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है, जो कि स्टेबलाइज हो रहा है रिंग के थ्रू। तो यहां पर तो एरोमेटिक कंपाउंड बना, ये सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन, यहां पर क्वासी एरोमेटिक जो कि रिंग के थ्रू स्टेबलाइज हो रहा है, ये भी कार्बोकैटायन स्टेबलाइज हो रहा है, लेकिन ये एंटी एरोमेटिक है, ये कंपाउंड सबसे लेस स्टेबल है। तो यहां पर रेट ऑफ सोल्वोलाइसिस सबसे ज्यादा हाई किसका हुआ, जहां पर एरोमेटिसिटी फॉर्म हो रही है, सेकंड का। उसके बाद जो क्वासी एरोमेटिक है, जो कि रिंग के थ्रू स्टेबलाइज हो रहा है, थर्ड का आएगा।
थर्ड का सोल्वोलाइसिस सबसे हाई होगा, उसके बाद किसका आएगा, फर्स्ट का, जो कि एंटी एरोमेटिक है। ठीक है ना। तो अभी के लिए इतने ही क्वेश्चन काफी हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, कुछ और क्वेश्चन आपके सामने लेके आएंगे और आपको कंप्लीट जीओसी को जल्दी से जल्दी आपको कंप्लीट कराएंगे। कुछ और नए क्वेश्चन हैं। ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही काफी, नेक्स्ट में मिलते हैं। ओके बाय।